हेलो माय नेम इज़ अनव एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं के फिन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। करंटली ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 50% नीचे में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और ऐसे सिचुएशन में आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये सही समय है के फिन टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करने का? आज की इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं और मुझे के फिन टेक्नोलॉजीज़ अभी पे जिस रेट पे चल रहा है इस पे इतना अट्रैक्टिव क्यों लग रहा है उस बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट। दिस वीडियो इज प्योरली एंड प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज और मेरा अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है के फिन टेक्नोलॉजीज पे। अगर आप सिर्फ इस वीडियो के बेसिस पे के फिन टेक्नोलॉजीज को बाई करते हैं तो उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आगे बढ़ते हैं और बिना देरी किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केफिन के पूरे बिजनेस मॉडल को समझते हैं और इनके बिजनेस मॉडल को मैं आपको दो बार ही समझाने वाला हूं। सो डू नॉट थिंक मैं चीजों को अगेन अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं चीजों को सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं। सुपर सिंपल लेमन लैंग्वेज में आप केफिन के बिजनेस को यूं कह सकते हैं, जैसे ही आपने किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, आपने कोई पेंशन अकाउंट ओपन किया या फिर आपने किसी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाया, तो उस केस में बहुत सारा पेपर वर्क हो रहा है बैक एंड में जो आपको दिख नहीं रहा है। और ये जो पूरा पेपर वर्क है ये फाइनेंशियल कंपनीज या कॉरपोरेशंस आउटसोर्स करते हैं केफिन से और केफिन इस काम के लिए इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कॉरपोरेशंस को चार्ज करता है। दिस इज व्हाट केफिन एक्चुअली डू एंड फॉर दिस दे चार्ज दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कॉरपोरेशंस। इनके पूरे बिजनेस को आप तीन रेवेन्यू मॉडल्स में बांट सकते हैं। पहला है एयूएम लिंक्ड फी। तो कोई भी म्यूचुअल फंड है उसमें एक एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, वो पैसा जो वो म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है। इस म्यूचुअल फंड का जो एयूएम है, इनके लिए जो पेपर वर्क केफिन ने किया वो सिंपली म्यूचुअल फंड को पिच करता है, जो आपका एयूएम है उसका एक्स परसेंटेज हम लोग इसके पेपर वर्क के लिए या जो बैक एंड का आपका पूरा काम है उसको हैंडल करने के लिए चार्ज करने वाले हैं। जैसे जैसे एयूएम ग्रो होता है केफिन की भी इनकम उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से बढ़नी शुरू हो जाती है। एक अच्छी बात जो केफिन के लिए है, इंडिया में जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है वो लगभग 16.5% के सीएजीआर से 2030 तक बढ़ने वाला है, विच मीन्स केफिन का भी रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। दूसरा इनका रेवेन्यू का सोर्स है फोलियो या ट्रांजेक्शन की बेसिस पे ये लोग अमाउंट चार्ज करते हैं। तो इस बिजनेस को आप सिंपल लैंग्वेज में यूं समझ सकते हैं कि जितने भी शेयर होल्डर, जैसे हम लोग किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, अब इस पर्टिकुलर कंपनी ने कभी पे कोई बोनस अनाउंस किया, डिविडेंड अनाउंस किया, अब मान लीजिए ये दोनों अनाउंस हुआ है लेकिन आपके अकाउंट में आया ही नहीं, तो आप पैनिक करना शुरू करते हो। और इस पूरे प्रोसेस को स्मूथ रहे उसके लिए केफिन बैक एंड में इन कंपनीज के लिए जिन्होंने भी बोनस या डिविडेंड इशू किया है उन लोगों के लिए पूरा पेपर वर्क केफिन कर रहा है और इस काम के लिए केफिन इज गोइंग टू चार्ज सम मनी। सो ये जो पूरा बिजनेस है ये दूसरे वाले रेवेन्यू वाले स्ट्रीम में आ रहा है। साथ ही साथ अगर किसी कंपनी का आईपीओ भी आ रहा है तो उससे भी जो इनकम आती है वो इसी वाले सेगमेंट में आ रही है। और तीसरा जो इनके रेवेन्यू का सोर्स आप बोल सकते हैं दैट इज वैल्यू एडेड सर्विसेज, जो कि इनके एनुअल रिपोर्ट में VAS करके लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। इस वाले बिजनेस में ये लोग सिंपल लैंग्वेज में टेक्नोलॉजी एक तरह से प्रोवाइड करते हैं, डेटा एनालिटिक्स दे रहे हैं और साथ ही साथ किसी को अगर डिजिटली ऑनबोर्ड करवाना है तो उस केस में वो लोग यहाँ पे लोगों को हेल्प कर रहे हैं। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप कुछ यूं समझ सकते हैं, आपको मान लीजिए किसी ब्रोकर के साथ अपना एक डीमट अकाउंट ओपन करना है, तो आप केवाईसी वेरीफाई करोगे, तो ये जो ब्रोकर है वो केफिन को बोलता है कि एक कस्टमर है जो अकाउंट ओपन करना चाहता है, दिस इज व्हाट द जो आप डॉक्यूमेंट सामने वाले ने दिया है, कैन यू वेरीफाई इट। तो जो केफिन है या कैम्स है इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को करने के लिए कुछ अमाउंट चार्ज करने वाले हैं उस ब्रोकर से। और ये जो बिजनेस है ये मैंने तीसरे वाले में रखा हुआ है, दैट इज वैल्यू एडेड सर्विसेज। यही तीन मेजर बिजनेसेस हैं जो केफिन करता है और इससे पैसे कमाता है। अब मैं आपको थोड़ा और फॉर्मल वे में जिस तरीके से इन लोगों ने अपने एनुअल रिपोर्ट या कॉन कॉल में आपको देखने को मिलेगा उसके हिसाब से मैं रखना शुरू करता हूं। साथ ही साथ हम सेगमेंटल रेवेन्यू की भी बात करेंगे कि किस सेगमेंट से टोटल रेवेन्यू का कितना प्रतिशत आते हुए हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला जो बिजनेस का सेगमेंट है जहां से सबसे ज्यादा हमें रेवेन्यू आते हुए देखने को मिलता है दैट इज डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सॉल्यूशन। केफिन के टोटल रेवेन्यू का 61% तकरीबन रेवेन्यू इसी बिजनेस से आते हुए देखने को मिलता है। इसमें सिंपली जो केफिन है वो आरटीए का काम कर रहा है म्यूचुअल फंड्स के लिए। सिंपल लैंग्वेज में आरटीए क्या होता है, आरटीए का फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। आरटीए का रियल लाइफ में हमें कैसे यूज पड़ता है उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। मान लीजिए मेरे दादाजी ने किसी कंपनी में कुछ पैसे लगाए और अभी पे मुझे जाके पता चला कि उन्होंने इस कंपनी के इस शेयर में पैसा लगाया था, तो उस समय पे तो शेयर सर्टिफिकेट मिला होगा मुझे। अब मुझे अगर इन शेयर्स को बेचना है या इनकी ओनरशिप खुद को लेनी है तो मैं सबसे पहले एक आरटीए को कांटेक्ट करूंगा
ये आरटीए मेरे उन मटेरियल शेयर्स को मेरे डीमैट फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाएगा। ये फोलियो में जाके चेक कर सकता है। बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो जब भी आप हमारे बाजार में, ये बस एक एग्जांपल है, 10,000 रुपये अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं ना, तो केफिन को इनमें से 3 रुपये श्योर शॉट जाने वाला है। और इस 3 रुपये के बदले में केफिन जो सर्विसेज देता है वो ये डेटा मेंटेन करके 70 सालों तक रखेगा कि आप किस म्यूचुअल फंड का कितना यूनिट होल्ड कर रहे हो। बेसिकली जो पेपर वर्क है, उस पूरे पेपर वर्क को लिखना, पढ़ना और उसको स्टोर करना 70 साल के लिए। फॉर दैट केफिन इज चार्जिंग यू 3 रुपीज फॉर एवरी 10,000 रुपीज इन्वेस्टेड। मेरे लिए तो ये डेटा बहुत इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको भी उतना ही मजा आया ये डेटा जान के। दूसरा जो सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है दैट इज इंटरनेशनल इन्वेस्टर सॉल्यूशन। यहाँ से टोटल रेवेन्यू का तकरीबन 15% हमें आते हुए देखने को मिलता है। और इस वाले ही बिजनेस के लिए केफिन ने रिसेंट में एक कंपनी अक्वायर किया एसेंट नाम का, जिसकी वजह से इस सेगमेंट को काफ़ी बूस्ट भी मिला है। और आने वाले कुछ सालों में ऐसा एक्सपेक्टेड है यहाँ से टोटल रेवेन्यू का 30% तक का हमें हिस्सा आते हुए देखने को मिलेगा, जो डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है। इस बिजनेस में भी ये लोग वही सेम काम कर रहे हैं जो इंडियन मार्केट के लिए कर रहे थे, यहाँ पे बस दूसरी कंट्रीज के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया या फिर थाईलैंड हो गया। तीसरा जो बिजनेस का सोर्स है दैट इज देयर इशूअर सॉल्यूशन बिजनेस, जो भी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था ना। किसी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, किसी ने बोनस अनाउंस किया, तो उसमें जो पेपर वर्क हो रहा है वो केफिन कर रहा है, वो इसी बिजनेस से आ रहा है। अभी इस बिजनेस से टोटल रेवेन्यू का तकरीबन हमें 10% हिस्सा आते हुए देखने को मिलता है। इसमें सिंपल लैंग्वेज में वही केफिन जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए शेयर होल्डर्स का एक रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, या फिर जो बड़े बड़े आईपीओज भी आते हैं उनमें भी केफिन का काफी अच्छा खासा हाथ रहा है। रिसेंट में 2 आईपीओज आए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा ह्युंडई का। उन दोनों में जो पेपर वर्क था, जो बैकएंड का काम था, वो केफिन ने ही देखा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, निफ्टी 500 में तकरीबन 50% कंपनीज का जो इशूअर सॉल्यूशन का काम है वो केफिन ही देखता है उनके लिए। चौथा जो इनके रेवेन्यू का सोर्स है दैट इज एआईएफ माने कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, पीएमएस, पीडब्ल्यूएम सॉल्यूशंस। सो इससे टोटल रेवेन्यू का तकरीबन 4.5% हिस्सा हमें आते हुए देखने को मिल रहा है। इसमें ये लोग सिंपली वही डिजिटल ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, डेटा की फेचिंग कर रहे हैं, फंड की अकाउंटिंग कर रहे हैं, टेक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं एआईएफ के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजर्स को, प्राइवेट वेल्थ मैनेजर्स को। तो यहाँ पे इन लोगों को, सारे लोगों को कैटर किया जा रहा है। इसका भी एक रियल लाइफ का मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ। मान लीजिए मैं एक फंड मैनेजर हूँ और मेरा कोई अल्ट्रा हाई नेटवर्थ का कोई एक क्लाइंट है। तो उसने अगर मान लीजिए मेरे थ्रू पैसा लगाया, सो प्रॉब्ली हो सकता है कि वो ये जानना चाहता हो अभी मेरी इन्वेस्टमेंट कैसी हैं, अभी कैसी दिख रही है, अभी पे क्या रिटर्न दिख रहा है, तो उसको कैसे मैं दिखाऊं। या फिर अगर उसने मल्टीपल कंट्रीज में मान लो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मैंने उसके पैसे को फैलाया हुआ है, तो सारे कंट्रीज का जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग एप्लीकेशन पे आएगा। तो यहाँ पे ये लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे देते हैं जिस पे एज अ फंड मैनेजर मैं भी और जो मेरा क्लाइंट है वो दोनों लोग उन सारी इन्वेस्टमेंट्स को एक जगह पे देख पा रहे हैं। सो ऐसे ऐसे जो कस्टमाइज चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ग्लोबल फंड सर्विसेज से इनके टोटल रेवेन्यू का तकरीबन 4.5% हिस्सा आ रहा है। और एनपीएस एंड अदर वर्क्स जो इनका है उससे टोटल रेवेन्यू का तकरीबन 5% हमें रेवेन्यू आते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप अब आपको केफिन का धंधा बड़े ही लेमन लैंग्वेज में समझता है। अब मैं एक छोटा सा शॉर्ट एनालिसिस करूंगा सो दैट हम लोगों को इनकी जो पूरा बिजनेस है उस पर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और बेहतर हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो सबसे पहला और सबसे मेजर जो स्ट्रेंथ मुझे लगा दैट इज देयर क्लियर डोमिनेंस इन एआईएफ एंड कॉर्पोरेट इशूअर का जो बिजनेस है। सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने रखता हूँ। देखिए, अगर आप कैम्स और केफिन के बिजनेस को कंपेयर करते हैं ना, तो कैम्स में कोई भी डाउट नहीं है कि वो पूरे म्यूचुअल फंड वाले सेगमेंट को रूल कर रहा है। बट जब आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात कर रहे हैं, वहां पे केफिन इज द किंग। अभी पे एआईएफ के मार्केट का 38% मार्केट शेयर अकेले केफिन कमांड करता है। और फिलहाल में ये लोग 716 फंड्स को सर्विस कर रहे हैं। एंड एज आई ऑलरेडी मेंशन, जो निफ्टी 500 की 50% कंपनीज हैं उनके लिए जो इशूअर सॉल्यूशन का बिजनेस है वो केफिन ही देख रहा है, विच इज बिग स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू मी। दूसरा जो सबसे मेजर प्लस पॉइंट मुझे लगा, जो इनके कॉन कॉल से मैंने निकाला, दैट इज रिसेंट में 38 न्यू म्यूचुअल फंड्स मान लीजिए आए, तो उनमें से 23 ने केफिन को चूज किया फॉर देयर बैक एंड वर्क। अब ये हो सकता है ये लोग ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हो, ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली हो, XYZ रीजन हो, बट इफ़ दे आर द टॉप चॉइस तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस अच्छा करेगा आने वाले फ्यूचर में भी। तीसरा मेजर प्लस पॉइंट जो मुझे लगा, जो इनका एक स्ट्रेंथ आप काउंट कर सकते हैं, जो इनका SIP का बुक है वो रिटेलर्स से ज़्यादा आ रहा है। तो अगर आप एग्जाम्पल में लेंगे तो टोटल म्यूचुअल फंड का जो AUM है
उसके मार्केट शेयर का 32.7% मार्केट शेयर केफिन के पास है। लेकिन इसमें से अगर आप टोटल में से एसआईपी के मार्केट के शेयर की बात करेंगे, तो जो रिटेल में एसआईपी का मार्केट शेयर है, वो 39.4 टू 40% के करीब में है, विच इज़ ज़्यादा स्टिकी। मतलब ऐसा नहीं है चंकी एसआईपी ज़्यादा है। रिटेलर्स का एसआईपी कैसा होता है ना कि वो एक बार ही आ गया तो लगातार उससे आप रेवेन्यू लंबे समय तक भी जनरेट करते रहेंगे। एंड फोर्थ मेजर प्लस पॉइंट जो मुझे लगा, दैट इज देयर ग्लोबल प्रेजेंस। एंड लगातार ये लोग अग्रेसिवली अपने आप को डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं इंटरनेशनली। वहीं पे अगर आप कैंप्स की बात करते हैं, तो कैंप्स का अभी पे उनके कॉन कॉल में भी कहना है कि हम लोग का फोकस रूरल मतलब जो डोमेस्टिक वाला मार्केट है उस पे ही है। अगर हम वीकनेसेस की बात करें, तो मैं देखो ये कंपनी मेरे घर की नहीं है, बट मेरे को कोई सॉलिड वीकनेस मिला नहीं यार। अगर मिला होता तो मैं ज़रूर आपके सामने रखता। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, तो ये जो अग्रेसिव इंटरनेशनल एक्सपेंशन ये लोग कर रहे हैं, वहाँ से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये लोग अपने पूरे बिजनेस को बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और फिलहाल में मैनेजमेंट भी वैसा ही बोल रहा है कि ये बिजनेस ये लोग पूरी तरह से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में भी बताया था, केफिन ने रिसेंटली में एक कंपनी एसेंट नाम की थी, उसे एक्वायर किया। एसेंट 18 कंट्रीज में एक्टिव थी। तो वो जो पूरा मार्केट का एक्सपोजर था, वो ग्लोबल एक्सपोजर इन लोगों को एक बारी में मिल गया। दूसरा, केफिन का जो पहले से पुराना जो कोर बिजनेस है, दैट इज मास रिटेल जो म्यूचुअल फंड का मार्केट है उस पे फोकस। वेयर एज जो एसेंट का बिजनेस था, दैट वाज जो प्राइवेट मैंडेट्स होते हैं ना, उस पे मेन वो फोकस करता था। जैसे हेज फंड्स हो गए, प्राइवेट इक्विटी हो गया, या फिर डिजिटल करेंसी फंड्स हैं, इन पे फोकस करते थे। इस एसेंट के एक्विजिशन की वजह से मैनेजमेंट ने ऐसा गाइडेंस दिया है कि आने वाले समय में हमें टोटल रेवेन्यू का 30% हिस्सा यहाँ से आते हुए देखने को मिल सकता है आने वाले 4-5 सालों में। दूसरा मेजर अपॉर्चुनिटी जो मुझे लग रहा है, जैसा कि इनके कॉन कॉल में भी मेंशन था, ब्लैक रॉक का जो अलादीन है उसके साथ इनका जो ऐप एम पावर है वो इंटीग्रेट हो रहा है। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आपको लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए, जो अलादीन ब्लैक रॉक का एक अलादीन वाला जो ऐप है, वो एक तरह से फ्रंट एंड के जैसे काम करता है रिस्क मैनेज करने के लिए। इस प्लेटफॉर्म पे तकरीबन 12 से 20 ट्रिलियन का वेल्थ मैनेज किया जाता है। और फिलहाल में केफिन अपने आप को इनके बैकएंड पे इंटीग्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है अगर ये लोग ग्लोबल जाते हैं, तो दूसरे देश में जो फंड मैनेजर्स हैं उनको अपना प्रोडक्ट पिच करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हो गए ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो धीरे-धीरे एक चॉइस बनता चला जाएगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वर्ल्ड में ये लोग 9वें ऐसी कंपनी बने हैं जो लोग इनके इंटीग्रेशन के साथ जुड़ पाए हैं। अगर हम थ्रेट्स की बात करें, तो पहला है टेलीस्कोपिक प्राइसिंग। देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में आपसे बताया था, जैसे-जैसे किसी म्यूचुअल फंड का एयूएम बढ़ता है, तो जो उस पे ये लोग एक्स परसेंटेज चार्ज करेंगे, तो केफिन का भी रेवेन्यू बढ़ रहा था। बट द प्रॉब्लम इज़, जैसे-जैसे एयूएम बढ़ता है ना, परसेंटेज में इनका रेवेन्यू कम होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें लगभग 3-4% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जो खुद को ही खा रहा है, बट उसको डिस्काउंट करने के बाद उसके बारे में केफिन या कैम्प्स दोनों ही कुछ नहीं कर सकते। दोनों में ही सेम सिस्टम है। बट एक प्रॉब्लम है इनके रेवेन्यू में, अगर वो नहीं होता तो शायद अभी पे जिस मल्टीपल पे बिज़नेस चल रहा है, मुझे लगता है कि उससे शायद ऊपर ही चल रहा होता। बट आई थॉट यू शुड नो दिस टेलीस्कोपिक प्राइसिंग वाला प्रॉब्लम। जैसे-जैसे एयूएम बढ़ रहा है, इनका रेवेन्यू तो बढ़ता, बट प्रॉब्लम क्या है, जो परसेंटेज ये लोग चार्ज कर रहे हैं, जिसका ज़्यादा एयूएम है, उससे वो परसेंट ये लोग नहीं चार्ज कर पाएँगे। दूसरा जो मेजर थ्रेट है, दैट इज़ रेगुलेटरी रिस्क। तो अभी पे अगर मैं रियल लाइफ़ का एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो चाहे आप कैम्प्स की बात करें या केफिन की बात करें, ये लोग एक तरह से एक केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी भी चलाते हैं, जिसको हम केआरए बोल रहे हैं। तो जो मैं आपको शुरुआत में एग्ज़ाम्पल दे रहा था, ज़ीरोधा, मान लीजिए आपने एक ज़ीरोधा पे डीमैट खोला। अब आपकी इस डीमैट को, मान लीजिए उसको आपका केवाईसी करना है, तो वो केफिन से बोलेगा कि भाई, क्या आप इस बस केवाईसी को वेरीफ़ाई कर सकते हो क्या? और ये जो डेटा फेचिंग का काम है, जो केफिन कर रहा है, इसके लिए वो एक कुछ पैसा इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से चार्ज करने वाला है। अभी पे फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऐसा कहना है कि हम इस चीज़ को एक यूनिफाइड तरीके से बनाने वाले हैं। अगर ऐसा होता है, तो वो जो ब्रोकर पहले केफिन के पास या कैंप्स के पास आता था, वो आना बंद हो जाएगा, एंड हेंस देयर रेवेन्यू मे गो डाउन। तीसरा मेजर थ्रेट जो मेरे को लगता है, दैट इज़ ये बिज़नेस शुद्ध साइक्लिकल है। अगर कैपिटल मार्केट्स अच्छा करेंगे, तो ये बिज़नेस अच्छा करेगा। अगर कैपिटल मार्केट्स बेकार करेंगे, तो ये बिज़नेस बेकार करेगा। इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, जो इनका रेवेन्यू है, वो एयूएम के साइज़ पे ही डिपेंड कर रहा है। अगर एयूएम ग्रो होगा, तो इनका भी फ़ी बढ़ता हुआ आ रहा है। लेकिन जब कैपिटल मार्केट्स ही खराब करेंगे, तो एयूएम तो ग्रो नहीं हो रहा होगा। इनफैक्ट लोग अपने एसआईपीज़ स्टॉप कर रहे होंगे। तो वहाँ पे जो एयूएम में हिट आ रहा है या फिर वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो इनका भी नंबर
हमें रेवेन्यू अच्छा आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप यूं भी समझ सकते हो दोस्त, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा होता है ना, तो लोग ज़्यादा आएंगे, ट्रांजेक्शन ज़्यादा होगा, आईपीओ जब ज़्यादा आएगा तो केफिन का बिजनेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा कमाना शुरू कर देता है। जैसे Hyundai जैसे आप 10 आईपीओ ला दो तो इनके बिजनेस में एक वन टाइम का आपको स्पाइक भी देखने को मिल सकता है इनके रेवेन्यू में। सो बॉटम लाइन ये है, जब भी कभी आपको दिखेगा स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो ऐसे बिजनेसेस बहुत अच्छा करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 1.5 सालों में निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। मैं भी मार्केट पे काफ़ी बेरिश था, मुझे लग रहा था मार्केट क्रैश करेगा। बट इस क्वार्टर में जो नंबर्स आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है निफ्टी इज़ रेडी फॉर अनदर रैली। मुझे लगता नहीं है कोई फॉल आने वाला है, आया भी तो कोई बहुत मेजर नहीं होगा। एंड लेट्स से कि अगर 2% चांस है वो आ भी गया, तो इट इज़ गोइंग टू बी दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाई वंडरफुल कंपनीज। चौथा मेजर रीजन, शिफ्ट टू पैसिव फंड्स। इस चीज़ को जरा मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ दोस्त। रिसेंट में मैं सीपी में गया था, आज से कुछ दिनों पहले। मैं कोशिश करूंगा ना यहाँ पे एक फ़ोटो डाल दूँ जिसको देख के आपको ये भरोसा आ जाएगा कि मैं सच में गया था। ऑफकोर्स उस इमेज में मुझे बहुत कुछ एडिट करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा मेहनत करना पड़ा तो शायद मैं नहीं भी डालूंगा, बट आप मेरी बातों पे भरोसा कर लेना। एक प्राइवेट इक्विटी पे छोटे लोगों की गैदरिंग हुई थी, तो उनमें कैसा था कि आप अपना पैसा लगाओगे 1 करोड़ रुपए, 1 साल के टेन्योर में ये पूरा पैसा आपके पास से डिस्पोज हो जाएगा। 5 साल का लॉक इन है, और जो ये रिटर्न प्रॉमिस कर रहे थे सामने वाले थे, वो भी गारंटेड नहीं था। वो ये बोल रहे थे कि हम लोग इस पे 25% निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एज एन इन्वेस्टर आपको सब कुछ कट कुटा के 19% के केगर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्त मेरा कहना ये है, प्राइवेट कंपनीज में जाने के बाद साल के एंड में अगर मैं 19% निकाल रहा हूँ, तो आपको ये बेहतर नहीं लग रहा है कि निफ्टी 50 में वो पैसा डाल लो, कोई लॉक इन नहीं है। अगर मार्केट्स ठीक रहे तो आपको 12, 13, 14, 15% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो सिर्फ 4% के लिए मैं प्राइवेट मार्केट में गया। कई बार हो सकता है वो फंड अच्छा नहीं किया तो वो और कहानी खराब है, बेचने जाओ तो सामने खरीदने वाला नहीं है। तो इतनी भसड़ पालने से ज़्यादा अच्छा आपको ये नहीं लगता लोग पैसिव फंड्स में मूव करना शुरू कर देंगे? वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी कम है, तो शायद वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर चॉइस है। आप मुझसे बात करेंगे, मैं स्टॉक मार्केट का इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। तो इधर पे अगर मुझसे भी कोई स्टूडेंट आता है जो बोलता है सर मेरे को ना मार्केट में पहली बार पैसे लगाना है, डर लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं उसको शायद यही बोलता हूँ, तुम्हें आँख बंद करके निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है उसको थोड़ा-थोड़ा बाई करना चाहिए। धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा मार्केट में। वहाँ पे भी मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे को दिखता है कि वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम है। अगर आप किसी एक्टिवली मैनेज फंड में भी जा रहे हो तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा होते हैं। एग्जिट लोड लगा दिया जाएगा। इन सारे भसड़ से, इन सारे पछड़ों से जितना आपका फिक्स्ड कॉस्ट कम रहे उतना बेहतर है ना। इनफैक्ट वेरिएबल भी कम रहे वो भी अच्छा है। तो ये जो लगातार खर्चे हैं उनको कम कर सकते हो आप पैसिव फंड्स में जाके। एक दूसरा एग्जांपल, मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ लेकिन एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए वो जो भाई साहब आए थे उनकी पूरी पिचिंग थी, वो मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने बोला आप 1 करोड़ मुझे दोगे और 1 करोड़ मैं 1 साल के ड्यूरेशन में आपसे ले लूँगा। 5 साल का लॉक इन है, तो मान लीजिए 4 साल तक उन्होंने मेरा पैसा रखा। 5वें साल में अगर उन्होंने मुझे 25% का रिटर्न निकाल के दे भी दिया, तो उनका ऐसा कहना था कि 2% तो हमारा फिक्स फी है, प्लस में 12% के ऊपर हमने जो भी रिटर्न निकाला उस पे 17.5% हम लोग चार्ज करने वाले हैं। तो मोटा-मोटा उनका जो परसेंटेज बन रहा था वो 3 से 4, आप 3.5 3.7% जोड़ लेना। और इसके अलावा जो आपको पैसा मिलेगा उस पे आप टैक्स भी दोगे 12.5% का। तो जो आपके जेब में कट कटा के बच रहा है वो 19.5% या 19% का ही रिटर्न बचेगा। वेयर एज अगर मैं डायरेक्ट निफ्टी में जाता हूँ तो देखो निफ्टी जो रिटर्न देगा देगा वो सब अलग की बात हो गई, बट उस वाले में मैंने रिस्क भी नहीं लिया। और ये जो फिक्स फी लगभग 3-4% मैं अपने फंड मैनेजर को दे रहा हूँ ना, वो पूरा मैं कट कर रहा हूँ। मैं मुश्किल से पैसिव फंड्स या फिर ईटीएफ्स में 0.3%, 0.4% या फिर 0.2% का ही चार्ज देने वाला हूँ। तो दैट इज़ वाई पैसिव फंड्स ज़्यादा बेटर है। लोगों को लग रहा है कि इसमें हम चलते हैं ना, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, खर्चे भी कम है। वैसे आपको पैसिव फंड्स पे बहुत सारे आर्टिकल्स भी देखने को मिल जाएंगे कि पैसिव फंड्स में बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ आ रही है और लोग पैसिव फंड्स में पैसे ज़्यादा लगा रहे हैं। आई होप आपको ये छोटा सा जो शॉर्ट एनालिसिस है वो समझ में आया। अब हम कुछ चीज़ों पे बात करते हैं जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है आने वाले समय में केफिन कैसा करने वाला है। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, बट मेरे को जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा वो सब बताने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सो फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है जो टॉप लाइन माने कि जो रेवेन्यू है उसमें हमें 18 से 20% के सीएजीआर से ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और जो एबिटा मार्जिन है वो 40 से 45% पे ही आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा मेजर हाईलाइट जो मैंने वहाँ से उठाया दैट इज़ जो इनका इंटरनेशनल बिजनेस है वो इनका बिगेस्ट ग्रोथ इंजन होने वाला है, और आने वाले समय में
ये टोटल रेवेन्यू, इसमें भी आपको 25 से 30% के केगर का ग्रोथ देखने को मिल सकता है और टोटल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 30% हमें यहाँ से आते हुए देखने को मिल सकता है। जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड एंड एस्योर सॉल्यूशन का बिजनेस है वो भी एक्सपेक्टेड है 15 से 17% के केगर से ग्रो करने वाला है। और अगर आप एसआईपी इन्फ्लोज की भी बात करोगे तो वहाँ पे जो रिटेलर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन क्लियरली बढ़ता हुआ देखने को हमें मिल रहा है। एआईएफ एंड पीएमएस की बात करेंगे तो ये बिजनेसेस बहुत छोटे हैं बट दे आर स्केलिंग रैपिडली। केफिन की अगर आप एनपीएस सब्सक्राइबर बेस की बात करेंगे तो इंडस्ट्री एवरेज से 3 टाइम्स ज़्यादा स्पीड पे ये बिजनेस ग्रो हुआ। एंड मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं इनमें हमें 25 से 30% के केगर का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर मैं कुछ मेजर और मोस्ट कॉमन फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करूं तो करंटली ये कंपनी 41.4 की पी पे हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट कल के दिन पे जब मैंने देखा तो 41.4 की पी पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले 5 साल का जो मीडियन पी आ रहा है दैट इज 49 के करीब में, और पिछले 3 साल का जो मीडियन पी है दैट इज 51.6। सो मीडियन पी के करीब में ही आपको देखने को मिल रहा है। सो पी के हिसाब से तो हमें एक कंफर्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप एबिटा मार्जिन की बात करोगे तो जो रिसेंट में अगर आप जाके देखते हैं तो 42 से 43% का मार्जिन देखने को मिलेगा, और जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो भी इसी के करीब में है। कंपनी टोटली डेट फ्री है। एंड अगर इसके अलावा मैंने जितने फंडामेंटल पॉइंट्स मुझे देखने आते हैं उन सब पे मुझे कंपनी काफ़ी समझ में आ रही थी। अगर आप अभी भी बात करेंगे तो ऑल टाइम से ये ठीक ठाक स्टॉक गिरा हुआ है। 850 के रेट पे आज के दिन पे ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिल रहा था, एंड करेंटली लगभग 48% नीचे हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। मैं जिस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस लगाता हूँ उसके हिसाब से ये स्टॉक अप ट्रेंड में है और फिलहाल में एक ऐसे जगह पे ट्रेड कर रहा है जहाँ से मुझे लगता है हमें एक बहुत अच्छा रिटर्न आते हुए देखने को मिल सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियो किसी भी तरीके से मेरे मामा की कंपनी नहीं है केफिन, तो मैं नहीं चाहता आप आके बाद में कमेंट करो कि इस कंपनी को बाई करवा दिया आप गिर गया। कभी मत खरीदना लाइफ में, मैं तो कहता हूँ इस कंपनी को ही ब्लॉक कर दो। बट मेरा जो पीओवी है दैट इज आई थिंक केफिन इज गोइंग टू गिव अ रैली, और मार्केट जो निफ्टी भी कंसोलिडेट करेगी जैसे ही भागेगा उस केस में कैपिटल मार्केट से जो स्टॉक होंगे ना वो शायद रॉकेट हो जाएंगे, और केफिन उनमें शायद एक हो सकता है। आई होप इस वीडियो को देख के आपको कुछ सीखने को मिला, और अगर सीखने को मिला डू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। बहुत पुश मिलता है मुझे, एंड बिलीव मी इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू शूट दिस वीडियोस, इतना सारा स्टडी करके आपको प्रेजेंट करना एंड देन पोस्ट इट। आई होप यू वैल्यू द वर्क एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।